Now in today's lecture we are going to discuss about various trading communities, okay, merchant corporations, various trade centers. Okay, so we are discussing about trading communities, merchant corporations, trade centers which were there in ancient time period. So what were the trading communities which were active in those days? In northern India, it was Punjabis and Multanis who were playing the major role in the business activities. Okay, and in Gujarat and Rajasthan, it was Bhatt community which was taking control of the business activities. Okay, whereas Western India was controlled by Mahajans and Chat community controlled business in southern India. Okay, so these were some of the few prominent communities which were taking control, which had the control over business activities in various parts of the country or in ancient times. Okay. Now, the major role which was played in ancient times, even these days also, was the merchant corporations. Merchant corporations are also known as the federations or the guilds, and all the merchants, जो भी business communities वाले थे, they were deriving their power out of these federations. So ये federations इतनी powerful थी कि ये सारे बिजनेसमैन जो भी थे, जब भी कोई प्रॉब्लम होती थी तो इन फेडरेशन या गिल्ड्स के पास जाती थी। और ये गिल्ड्स एक ऑटोनॉमस कॉरपोरेशन थी जिन्होंने फॉर्मल रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए हुए थे जो बिजनेस इंटरेस्ट को सेव गार्ड करने में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ओके, उस समय प्ले करते थे। आजकल जैसे फिक्की है, सीआईआई है, ऐसे ही बहुत सारी रीजनल कॉरपोरेशंस हैं जो ट्रेड यूनियंस हैं, बिजनेस यूनियंस हैं जो बिजनेस कम्युनिटी के इंटरेस्ट्स को सेव गार्ड करने में बिजनेस को हेल्प करते हैं। ये मर्चेंट कॉरपोरेशन है एंड दे हैव फॉर्मुलेटेड सर्टेन फॉर्मल रूल्स which were being accepted by the kings or the prime ministers at that time, prime ministers now and kings in those days. Okay, so code of conduct था, membership के rule regulation थे, तो ये उनका काम था। तो वो उन दिनों में क्या किया जाता था? So first of all, traders used to pay the octroi tax. Octroi tax क्या होता है? सिटी लिमिट्स में जब भी कोई गुड्स एंटर करते हैं तो ऑक्ट्राई टैक्स देते हैं। ओके, तो एक सिटी से दूसरे सिटी में जब गुड्स एंटर कर रहे थे तो जितने भी इंपोर्टेड गुड्स थे उनके ऊपर क्या लगता था? ऑक्ट्राई टैक्स लगता था, और ये टैक्स आप कैश या काइंड में पे कर रहे थे। ओके, दूसरी बात क्या थी उन दिनों की? कस्टम ड्यूटी वेरी करती थी किसके अकॉर्डिंग? एज पर द कम्युनिटी। जो जैसी कम्युनिटी है वैसे टैक्स स्ट्रक्चर था, तो कम्युनिटी टू कम्युनिटी वेरी कर रही थी। और टैरिफ्स जो थे वो प्रोविंस टू प्रोविंस चेंज होते थे। जैसे टैक्सेशन वैट में होता था कि हम अब तो जीएसटी आ गया तो सेंट्रल एक बॉडी बना दी है जो सारे कंट्री में एक जैसे टैक्स को लगाने की। बट अभी भी पेट्रोल और जो है अल्कोहल उसके ऊपर या टोबैको प्रोडक्ट्स हैं उसके ऊपर अल्कोहल, पेट्रोल एंड प्रॉपर्टी, इसको अभी जीएसटी में इंक्लूड नहीं किया गया, तो इसको स्टेट अपने हिसाब से वेरी कर सकती है। ओके, फिर ट्रांसपोर्टेशन टैक्स लगता था उन दिनों। वो किस पर लगता था? कैटल के ऊपर, गुड्स के ऊपर, पैसेंजर्स के ऊपर। तो ये आपके पास टैक्सेस थे। फिर वहाँ पे एक लगता था लेबर टैक्स, जो मंडी टैक्स है आजकल अब नया इंट्रोड्यूस किया सब्जी मंडी में, जैसे गेहूं की मंडी में टैक्स लगाना। तो उससे क्या है कि ये क्वान्टिटीज कॉस्टली तो ज़रूर होती है बट लोकल बॉडीज़ की उससे अर्निंग होती है, तो इसे हम क्या कहते हैं? लेबर टैक्स कहते हैं। ओके, और ये टैक्स लगाए जाते थे आफ्टर ड्यू डिस्कशन बिटवीन फेडरेशन एंड द टैक्स कलेक्टर और द किंग। तो मार्केट फीस ऑफ मंडीज जो है वो इस कैटेगरी में आ जाती थी। फिर फेडरेशंस जो थी वो रिलीजियस
इंटरेस्ट्स के भी कस्टोडियंस थे, मतलब रिलीजन को भी वो देख रेख कर रहे थे उन दिनों। और कॉरपोरेट टैक्सेस लगाकर उन्होंने क्या किया था, आपके लिए जितने भी कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल्स कैरी आउट की गई वो कॉरपोरेट टैक्सेस लगा के उन्होंने वो एक्टिविटी कैरी फॉरवर्ड की थी। ओके, अब उन दिनों में मेजर ट्रेड सेंटर्स कौन से थे हमारे कंट्री के? सबसे पहले तो था पाटलिपुत्र, जिसको आज की डेट में हम पटना बोलते हैं। ओके, और इसका मेन जो काम था वो क्या था कि एक्सपोर्ट ऑफ जेम्स एंड ज्वेलरी, मतलब स्टोन्स जो हैं वो उसकी एक्सपोर्ट कर रहे। फिर पेशावर दूसरा बहुत इम्पोर्टेंट स्टेशन था, जहाँ से एक्सपोर्ट ऑफ वूल एंड इंपोर्ट ऑफ हॉर्सेस थे। और ये बहुत बड़ा लिंक था इंडिया, चाइना एंड रोमन एम्पायर के बीच में। ओके, तक्षशिला जो पाकिस्तान में था, पाकिस्तान में है, वो बहुत इम्पोर्टेंट लिंक बना किसके बीच में? इंडिया एंड सेंट्रल एशिया में। और यहाँ सबसे ज़्यादा क्या काम था? बैंकिंग सिस्टम हमारा जो था वो सारा का सारा ये नॉलेज हब था हमारे लिए तक्षशिला। तो तक्षशिला वाज ए नॉलेज हब एंड उस बेसिस पे ही हमने नालंदा में फिर यूनिवर्सिटी एंड सेंटर डेवलप करने की कोशिश की। ओके, so Taxila was a major link between India and Central Asia and it was hub of फाइनेंशियल एंड बैंकिंग एक्टिविटीज। इंद्रप्रस्थ जो आज की डेट में दिल्ली कंसिडर किया जाता है, ये एक जंक्शन था हमारे पास। सारी रोड जो लीड कर रही थी साउथ, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, जहाँ भी जाना है सेंटर, तो सारे का सारी रोड्स का जंक्शन इंद्रप्रस्थ में आके होता था। फिर मथुरा बहुत बड़ा ट्रेडिंग सेंटर था। तो एम्पोरियम ये क्या है कि यहाँ पे जो भी है सारी कॉमर्शियल एक्टिविटी के ऊपर लोगों का सर्वाइवल था। एंड दिस जो भी कई रूट्स थे जो ट्रांजैक्शन के मथुरा और भरूच के बीच में लिंक अप हो रहे थे। तो भरूच तो गुजरात में है, मथुरा इधर यूपी में है, तो ये एक बहुत बड़ा ट्रेडिंग सेंटर था। वाराणसी एक और बड़ा ट्रेडिंग सेंटर था जो गंगेटिक प्लेन्स में था और ये लिंक क्रिएट करता था नॉर्थ विद ईस्ट। ओके, तो ये आज भी नॉर्दर्न एरिया को जो अपर ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया है उसके साथ लिंक अप कर रहे हैं। और ये हमारे पास टेक्सटाइल हब था। ओके, ओल्डन डेज में भी यहाँ गोल्ड, सिल्क एंड सैंडलवुड के ऊपर काम बहुत ज़्यादा होता था। तो ये हमारे पास वाराणसी है। मिथिला एक सबसे इम्पॉर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर था जहाँ से हम साउथ चाइना सी तक अपनी ट्रेडिंग एक्टिविटी कर रहे थे। ओके, और साउथ चाइना तक जाते जाते हम कहाँ जा रहे थे? जावा, सुमात्रा के पोर्ट्स को क्रॉस करते हुए जा रहे थे और हमने साउथ चाइना सी में अपने के आसपास अपनी ट्रेडिंग कॉलोनीज भी इस्टेब्लिश की थी। और स्पेशली यूनान प्रोविंस ऑफ चाइना में हमने अपनी ट्रेडिंग कॉलोनी इस्टेब्लिश की हुई थी। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर था। फिर उज्जैन आपका एक इम्पॉर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर था। यहाँ से मसलिन और मेलो लाइक जो क्लॉथ्स थे, जो कपड़ा था, वो एक्सपोर्ट होता था डिफरेंट सेंटर्स को। ये बहुत इम्पोर्टेंट था। देन देयर वाज सूरत। सूरत में जरी का कपड़ा बहुत ज़्यादा था, टेक्सटाइल हब था ये। ओके, तो सूरत की जरी और टेक्सटाइल हब बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आज भी सूरत टेक्सटाइल का हब है और यहाँ से कपड़ा इजिप्ट और ईरान तक एक्सपोर्ट किया जा रहा था। तो ये इम्पोर्टेंट एरिया थे। ओके, फिर इसके बाद हमारे पास कांचीपुरम एक एरिया था। ओके, जहाँ चाइनीज शिप्स आती थी किस चीज़ के लिए? परचेज ऑफ पर्ल्स, ग्लास, रेयर स्टोन्स, ठीक है जी। और वो इसके बदले में क्या बेच के जाते थे? गोल्ड एंड सिल्क बेच कर जाते थे। तो कांचीपुरम में चाइनीज शिप्स आती थी टू बाय द रेयर स्टोन्स, दे यूज्ड टू बाय ओके पर्ल्स परचेज करते थे, ग्लास परचेज करते थे और बदले में गोल्ड एंड सिल्क सेल करते थे वो कांचीपुरम में। देन देयर वाज अनदर एरिया विच वाज भरूच। ओके, भरूच एक बहुत बड़ा कॉमर्शियल एक्टिविटी था वेस्टर्न इंडिया में। ओके, और ये कहाँ है? भरूच गुड़गांव, ये गुजरात में है।
और ऑन द बैंक्स ऑफ नर्मदा ये सिटी लाई करती है, एंड इट इज़ यूज्ड फॉर इसका लिंक जो है मैक्सिमम रोडवेज रोड एरियाज के साथ इसका लिंक इस्टेब्लिश है। तो ये बरोच की इम्पोर्टेंस थी। ओके, देन देयर वाज अनदर इम्पोर्टेंट एरिया दैट इज कावेरी पट्टनम। ओके, कावेरी पट्टनम में हमारे पास बहुत बड़ा लोडिंग अनलोडिंग एंड स्ट्रॉन्ग फैसिलिटीज ऑफ मर्चेंडाइज वर देयर। ओके, फॉरेन ट्रेड का ये सबसे बड़ा सेंटर बना हुआ था उन दिनों। ओके, और यहाँ से हमारी ट्रेडिंग होती थी मलेशिया, इंडोनेशिया, चाइना एंड फार ईस्ट एरियाज में हमारी। तो लोडिंग अनलोडिंग और मर्चेंडाइज हब था। फिर इसकी क्या कहते हैं ट्रेडिंग ईस्टर्न एरियाज में, मलेशिया हो गया, इंडोनेशिया हो गया, चाइना हो गया, फार ईस्ट कंट्रीज में। और ये क्या ट्रेड करते थे यहाँ से? कॉस्मेटिक, सेंट, सिल्क, परफ्यूम, कॉटन, पर्ल्स, गोल्ड, प्रेशियस स्टोन। तो ये सारा, और शिप बिल्डिंग भी सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट काम था जो यहाँ से हो रहा था। फिर था तमरली ब्रिटिश, ये एक अनदर इम्पोर्टेंट पोर्ट था जो मतलब अनदर इम्पोर्टेंट एरिया था जो फार वेस्ट एंड फार ईस्ट के बीच में लिंक इस्टेब्लिश कर रहा था। मतलब बनारस, इट वाज लिंक्ड बाय रोड टू बनारस एंड तकसीला। तो मतलब ये सी का रूट बनारस और बनारस से तकसीला तक लिंक्ड अप था। तो ये सारी एक्टिविटीज़ कैरी आउट कर रहे थे। ये ट्रेडिंग सेंटर्स थे हमारे पास। अब हम डिस्कस करते हैं कि हमारी सिचुएशन क्या थी वर्ल्ड इकोनॉमी में। ओके, ड्यूरिंग द वेरियस टाइम पीरियड्स। तो पहले तो हमें क्या कहा गया कि 11th सेंचुरी में हमारे कंट्री को स्वर्ण भूमि डिक्लेयर किया गया बाय वेरियस ट्रेवलर्स। ओके, जैसे जुआनजांग आया या इब्न बतूता आया 11th सेंचुरी में। 17th सेंचुरी तक हम बहुत अच्छा बिजनेस प्रॉस्पेरिटी थी हमारे कंट्री में। ओके, मतलब जब तक ब्रिटिशर्स नहीं आए हमारे कंट्री में, उन्होंने हमारे साथ ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ या हमारे ऊपर उन्होंने राज करने की कोशिश नहीं की, तब तक हम बहुत अच्छा बिजनेस कैरी आउट कर रहे थे। मीन्स इवन इन मुगल एम्पायर टू we were having a very good business activity, prosperities were there in our country and we were having lots and lots of money available with us. Okay, तो ब्रिटिश रूल से पहले पहले हमारी प्रॉस्पेरिटी बहुत अच्छी थी। तो यूरोपियंस स्पेसिफिकली केम ओवर हियर to plunder that prosperity, steal away the goods violently. Okay, बट उन्होंने बाद में देखा कि ये कंट्री तो बहुत मिनरल रिच है, इन्वायरमेंटली बहुत रिच है, यहाँ बिजनेस करना, यहाँ रह के इस कंट्री को एक्सप्लॉइट करना ज़्यादा बेटर है रेदर देन जस्ट स्टीलिंग अवे द गुड्स और प्रॉस्पेरिटी फ्रॉम दिस कंट्री। तो उन्होंने धीरे धीरे अपना मन बना लिया इस कंट्री में बसने का। ओके, एंड 18th सेंचुरी में हम वेस्टर्न वर्ल्ड से ज़्यादा पीछे हो गए इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी, इनोवेशन एंड आइडियाज़। वो हमारे से आगे बढ़ते चले गए अपनी टेक्नोलॉजी में, साइंटिफिक रिसर्च में, और हम उस साइंटिफिक रिसर्च में, टेक्नोलॉजी में, आइडियाज़ में जो मॉडर्न आइडियाज़ थे उनसे हम पीछे चलते चले गए। तो ये हमारे पास प्रॉब्लम हुई। ओके, तो हमारे साथ ब्रिटिशर्स के रूल के टाइम सबसे बड़ा एडवर्स इफेक्ट क्या आया? ना तो हमारी एग्रीकल्चर इम्प्रूव हुई, ना हमारा साइंटिफिक रिसर्च आया, हमारी जो एजुकेशन थी वो भी लिमिटेड लोगों तक ही पहुंच पाई। उसके बाद आगे एजुकेशन भी पहुंच नहीं पाई, हमारी मासेस तक नहीं पहुंच पाई, जिसके कारण इलिटरेसी भी बढ़ गई हमारे कंट्री में। ओके, फिर हमारे पास पॉपुलेशन भी एकदम से एक्सप्लोड कर गई और हमने ज़्यादा फोकस अपना मैकेनिकल एस्पेक्ट्स के ऊपर कर दिया। तो हमारा जो हाथ का काम था वो कम होना शुरू हो गया, तो लोगों में अनएम्प्लॉयमेंट के चांसेस भी बढ़ने शुरू हो गए एंड द प्रॉस्परस कंट्री नाउ स्टार्टेड बिकमिंग ए पुअर कंट्री। ओके, तो ये हमारे साथ प्रॉब्लम्स हुई विद रिस्पेक्ट टू के ब्रिटिशर्स के आने के बाद हमारे इकोनॉमी पूरी की
कि वाइप ऑफ हो गई, जो प्रॉस्पेरिटी थी वो ख़त्म हो गई, एंड वी became dependent upon western countries for growth and development of the nation. Okay, and this process of rebuilding of our country started after independence in 1952. Okay, जब हमने पहला 5 ईयर प्लान दिया, मतलब हमने सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग करनी शुरू की 1952 में, और उसमें हमने हर उस एरिया को टच करने की कोशिश की जिससे हम मॉडर्न टेक्नोलॉजी, साइंटिफिक टेम्परामेंट, स्पेस, न्यूक्लियर, मॉडर्न इंडस्ट्रीज इस्टेब्लिश कर सकें। तो 1952 was the turning year from where we started centralized planning activity and we carried it forward. Okay. उसके बाद 1991 में, क्योंकि 1952 से हमने जैसे बढ़ना शुरू किया तो देयर वर मैनी प्रॉब्लम्स, क्योंकि हमारी क्लोज्ड इकोनॉमी थी, ट्रांसपेरेंट सिस्टम नहीं था। ओके, एंड देयर वर मैनी अदर इश्यूज आल्सो, कंट्री वाज बिल्डिंग अप, एंड इन दिस टाइम पीरियड लॉट ऑफ करप्ट एक्टिविटीज़ हैपनिंग, एंड जो पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस खड़ी की थी, जो पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस खड़ी की थी, जैसे फर्टिलाइज़र में, रबर में, स्टील में, और भी कई ऑर्गेनाइजेशंस खड़ी की गई, तो उनमें धीरे धीरे करप्ट एक्टिविटीज़ इंट्रोड्यूस होनी शुरू हो गई और उनकी गवर्नेंस मॉडल फेल होना शुरू हो गया, मतलब मैनेजमेंट उनकी फेल होनी शुरू हो गई, एज अ रिजल्ट ऑफ विच वी हैड टू फेस ह्यूज अमाउंट ऑफ प्रॉब्लम्स, एंड हेंस फाइनली अपने आप को री इस्टेब्लिश करने के लिए, बिकॉज वी फेस the economic downfall in 1989-90, and then we started opening up our economy when Manmohan Singh was the finance minister of this country. He saved this country by pledging gold with the Bank of England, and had the sufficient amount of foreign exchange available with the country, and then started opening up of the economy for the regrowth and redevelopment. And after 1991 and by 1994 he brought back all the gold which was pledged with the Bank of England and moved the country onto the path of progress and development and growth. So 1991 में हमने अपनी इकोनॉमी को लिबरलाइज करना शुरू किया, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन के पॉलिसी को हमने इम्प्लीमेंट करना शुरू किया। दैट वाज द अनदर इम्पोर्टेंट। ओके, फिर आज की डेट में हमें ये है कि व्हेन द गवर्नमेंट, द प्रेजेंट गवर्नमेंट केम, सो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बहुत फास्ट हुआ हमारे कंट्री में। ओके, वी वर डिक्लेयर्ड एज द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी. So that was, and then we started shifting our focus on to having the self-growth model rather than being dependent upon other countries, for which the government gave us the various programs. Though they didn't work well, but the various programs like Make in India, Skill India, okay, or Digital India were being introduced to improve the export-import balance and get the required results. Okay, तो ये सारा कुछ करना पड़ा हमें अपनी इकोनॉमी को सुधारने के लिए. So this is all what was there with the ancient economic system in our country. Now we will be discussing about the present scenario. What are human activities, types, economic activities, and industry, business, and commerce in the next lecture. Okay.